करता हूँ आप लोगों का हमारे CIV मेड सिंपल के चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने AVM के मॉड्यूल C का यूनिट 20 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है हमारा फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ अपना माइक्रो नोट शेयर कर रहा हूँ, जिसमें जितने भी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे अपने एग्जामिनेशन टाइम में, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल वही मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगला जो 10 से 15 मिनट होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग उसे बस ध्यान से सुनिए। आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसमें जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है बस इसी से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में इसे रिपीट करेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगला जो लेसन होगा हमारा, वो इस चैप्टर के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से डेवलप हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। देखिए, सबसे पहले कुछ यहाँ पे हमारे नाम हैं, कुछ लेक्चरर के, जिनका नाम और जिनका कंट्रीब्यूशन आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो नाम है वो है रॉबर्ट ओवन का। तो रॉबर्ट ओवन का क्या कंट्रीब्यूशन है? उन्होंने एडवोकेट ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर वाइटल मशीन, तो ये नाम, ये जो है, इन पे इस टॉपिक पे उन्होंने थ्योरी दिया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट ओवन। दूसरा जो नाम है इकोनॉमिस्ट का, वो है हमारे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? डिवीजन ऑफ लेबर पे अपना थ्योरी दिया था। फिर तीसरा बात आती है फ्रेडरिक टेलर की। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है, ये रिसर्चर थे। ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो रॉबर्ट ओवन हो, चार्ल्स बेबेज हो, फ्रेडरिक टेलर हो, ये सब के सब रिसर्चर हैं। तो फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच पे रिसर्च किया। फिर बात आती है एल्टन माओ की। तो एल्टन माओ ने हैवथर्न स्टडीज़ की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये 4 रिसर्चर का मैंने नाम बताया। यहाँ से हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इन चारों का नाम और इनका कंट्रीब्यूशन आप लोग ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट ओवन का वाइटल मशीन, चार्ल्स बेबेज का डिवीजन ऑफ लेबर, फ्रेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, और एल्टन माओ का हाउथर्न स्टडी। चलिए, इनके बाद भी कुछ रिसर्चर थे, जैसे कि आपके क्रिस आर्ग्स, एब्राहम मास्लो, डॉगलास मैग्रेर। इन्होंने क्या पॉइंट किया कि जो इंडिविजुअल्स हैं, वो उनको मोटिवेशन मिलता है किस चीज़ से? उनको मोटिवेशन मिलता है, जो कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जो कि मॉनिटरी फैक्टर के अलावा होते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जो कि पैसा फैक्टर के अलावा होते हैं। उन सभी फैक्टर से कुछ इंडिविजुअल को मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है हमारे बुक का, वो है डेवलपमेंट ऑफ पीपल मैनेजमेंट फंक्शन। तो कैसे हम लोग मैनेजमेंट फंक्शन को डेवलप करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें ऐसा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि जिनके पास वेलफेयर सेक्रेटरी का पोस्ट होता है। सो फ्यू ऑर्गेनाइजेशन हैड द पोस्ट ऑफ वेलफेयर सेक्रेटरी। होता था, ऐसा भी होता नहीं है। हैड मतलब कि हम लोग पास्ट में बात कर रहे हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास वेलफेयर सेक्रेटरी का पोस्ट होता था। हम लोग अब ये देख रहे हैं कि कैसे डेवलप हुआ, ये जो पीपल का मैनेजमेंट फंक्शन है वो कैसे डेवलप हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि AK राइस नाम के एक प्रोफेसर थे। ठीक है, उन्होंने अहमदाबाद के राइस मिल में एक एक्सपेरिमेंट किया। किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया? ग्रुप बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट किया। तो दोस्तों, ये सब की वर्ड है जो कि मैं आप लोगों को अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि AK राइस ने अहमदाबाद राइस मिल में ग्रुप बिहेवियर पे क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि एक टर्म है दोस्तों, पर्सनल ऑफिसर का। तो पर्सनल ऑफिसर का जो टर्म है, वो पहला बार किसने यूज किया था? वो पहला बार यूज किया गया था केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 1960 में। 1960 के दशक में पहली बार हमारा पर्सनल ऑफिसर टर्म का यूज किया गया था। और कौन यूज किया था उसे? केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने यूज किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें हमें समझना है कि जो हमारा ह्यूमन एलिमेंट का जो कंसर्न है, ठीक है, डिड नॉट ऑकर अंटिल द सोशियो साइकोलॉजिकल अपहीवल इन लेट 1920 एंड अर्ली 1930। मतलब कि ह्यूमन एलिमेंट का जो कंसर्न है, बेसिकली हम लोग जो HRM पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग यही तो देख रहे हैं कि ह्यूमन एलिमेंट का क्या रोल है। तो बेसिकली ह्यूमन एलिमेंट का जो कंसर्न है वो कब से शुरू हुआ? वो 1920s या 1930s के बाद शुरू हुआ। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। हमारा जो ट्रेंड था, दो मेजर ट्रेडिशन या ट्रेंड था, वो क्या क्या था? देखिए, पहला जो ट्रेंड था वो था हार्ड हेडेड प्रॉफिट माइंडेड अप्रोच टू यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मतलब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं हार्ड वर्क के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू। मतलब हमारा जो अप्रोच था वो था प्रॉफिट माइंडेड अप्रोच। और जो दूसरा व्यू पॉइंट था वो था हमारा सोशल वेलफेयर व्यू पॉइंट। मतलब कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे हमारा सोसाइटी में वेलफेयर हो। ठीक है, तो ये दो मेजर ट्रेंड था।
अब दोस्तों जो जो तीसरा टॉपिक है हमारे बुक का, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है हमारा एचआर प्रोफेशनल का रोल। यानी कि एचआर प्रोफेशनल कौन कौन सा रोल प्ले करता है। देखिए दोस्तों, पहला जो रोल है वो है सपोर्टिव रोल। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिस्टम को डेवलप किया जाता है जो कि डील करता है, लोगों से डील करता है, उनके प्रॉब्लम से डील करता है और ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक से डील करता है। तो सपोर्टिव रोल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम को डेवलप, ऐसा सिस्टम को डेवलप करते हैं जो कि लोगों से, उनके प्रॉब्लम से, उनकी कठिनाइयों से और ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक से डील करता है। जो दूसरा हमारा और रोल है हमारे एचआर प्रोफेशनल का, वो है सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्यूचर मैन पावर को प्लान करते हैं, रिक्रूट करते हैं, ठीक है, और प्लेसमेंट के थ्रू उसे यूटिलाइज करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, मोटिवेट किया जाता है हमारे सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च टॉपिक के अंदर। तीसरा है मैनेजेरियल रोल, यानी कि जो हमारे एचआर प्रोफेशनल हैं वो कुछ मैनेजेरियल रोल भी प्ले करते हैं। क्या क्या रोल है देखिए, टेक्निकल, मैनेजेरियल, हेल्पिंग, कोपिंग एंड प्रोसेसिंग कॉम्पिटेंस। तो ये सब हमारे मैनेजेरियल रोल के अंदर आते हैं। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों हमारे एचआर प्रोफेशनल का, वो है प्रोसेस रोल। इसमें क्या करते हैं वो, दे क्रिएट नेसेसरी कल्चर एंड वैल्यूज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर है और जो वैल्यू है उसे क्रिएट करना। ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसे डायग्नाइज करना, कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, और फिर करेक्टिव स्टेप को लेना। तो ये सब हमारा प्रोसेस रोल के अंदर आता है। तो हम लोगों ने 5 रोल देखा, सपोर्टिव रोल, सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च, मैनेजेरियल रोल, प्रोसेस रोल। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स को, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला आता है हमारा टेक्निकल। क्या आता है दोस्तों, टेक्निकल। टेक्निकल के अंदर क्या होता है, टेक्निकल के अंदर किसकी चीज़ का नॉलेज मिलता है दोस्तों। पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का, दूसरा है पर्सनल एंड मैनेजमेंट का, थर्ड है हमारा बिहेवियरल साइंस का, फिर चौथा है हमारा काउंसलिंग का, पांचवा है एबिलिटी टू डिज़ाइन एंड कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग प्रोग्राम एट वर्कर, सुपरवाइज़र एंड मैनेजेरियल लेवल। तो दोस्तों वर्कर पे, सुपरवाइज़र पे और मैनेजेरियल लेवल पे 3 जगह हमारे पास एबिलिटी होना चाहिए डिज़ाइन करने का और ट्रेनिंग प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने का। तो ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आता है टेक्निकल वाले पोर्शन के अंदर। चलिए अगला देखते हैं, अगला है हमारा मैनेजेरियल। मैनेजेरियल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आते हैं। मैनेजेरियल के अंदर जो है, जो जो खूबी होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, दूसरी होनी चाहिए सिस्टम डेवलपमेंट स्किल। ये सब के सब मैनेजेरियल स्किल में आते हैं। तीसरा है हमारा पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, तो देखिए पर्सनैलिटी के अंदर जो एट्रीब्यूट आते हैं वो है इनिशिएटिव, फेथ इन ह्यूमन बीइंग, पॉजिटिव एटीट्यूड टू अदर, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग। ठीक है, ये सब तो एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको समझाने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, आप बस पढ़ते जाइए। और जो लास्ट है हमारा एबिलिटी टू वर्क एज अ टीम मेंबर। तो ये सब जो स्किल है दोस्तों, ये जितना भी 5-6 स्किल मैंने बताया आपको, ये सब के सब स्किल हमारे पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट के अंदर आते हैं। चलिए ये तो था, हम लोगों ने 3, एक टेक्निकल देखा, एक मैनेजेरियल देखा और एक पर्सनैलिटी देखा, 3 एट्रीब्यूट देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि एचआर हेड के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, क्या क्या एबिलिटी चाहिए। आइए देखते हैं, कोई भी एचआर हेड यदि बनेगा तो उसके अंदर क्या क्या गुण होनी चाहिए, वो हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट के अंदर देखिए क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला होना चाहिए कम्युनिकेशन, दूसरा इनिशिएटिव, थर्ड ड्राइव, चौथा क्रिएटिविटी, पाँचवा सेल्फ कॉन्फिडेंस, छठा टीम वर्क, सातवां प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको इनमें से कोई टॉपिक, कोई पॉइंट हटा देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको जो पॉइंट हटाया, जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया उसे टिक करना है। तो ये है हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट। अगला है हमारा फंक्शनल एस्पेक्ट। एचआर हेड के पास जो फंक्शनल एस्पेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए बिजनेस नॉलेज होना चाहिए उसे, और डाइवर्सिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, स्ट्रेटजिक थिंकिंग एंड अलाइनमेंट। चलिए तो ये 2 हम लोग एस्पेक्ट देखिए, पहला था बिहेवियरल एस्पेक्ट और दूसरा था हमारा फंक्शनल एस्पेक्ट। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, इस यूनिट का, वो ये है कि एचआर फंक्शन भारत में कैसे डेवलप हुआ, इसका हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। सो वी शुड लर्न हाउ एचआर फंक्शन गॉट डेवलप्ड इन आवर इंडिया। सो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ब्रिटिश राज जब था उसमें क्या हुआ कि जो भी हुआ था उसका रिपल भारत में पड़ा। ठीक है, द रिपल्स ऑफ वाट एवर हैपेंड वेर फेल्ट इन इंडिया। अब देखिए लेबर वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के तहत बनाया गया। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश राज के समय ही लेबर वेलफेयर ऑफिसर को बनाया गया फैक्ट्री एक्ट के तहत। ठीक है, और 1960 में क्या हुआ, 1960 तक क्या हुआ कि पर्सनल प्रोफेशनल का डिमांड बढ़ गया।
जिसके पास स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए पीपल मैनेजमेंट के बारे में और लॉ के बारे में। ठीक है, होता क्या गया कि 1960 तक लोगों की में डिमांड बढ़ गया कि वो कुछ ऐसे पर्सनल प्रोफेशनल बनाएं जिन्हें जिन्हें पीपल मैनेजमेंट का नॉलेज हो या सिस्टम का नॉलेज हो। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है उसका हेडिंग ये इंट्रोडक्शन। तो हम लोग अभी ये समझ रहे हैं कि आखिर ये जो एचआर मैनेजमेंट है इसकी ज़रूरत क्या है, आखिर क्या नीड है और कैसे ये डेवलप हुआ हमारी कंट्री में, वो हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए इसी दौरान कुछ इंस्टीट्यूट भी सेटअप हो गए, जिनमें सबसे पहला इंस्टीट्यूट था IIPM, इसे हम लोग कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। दूसरा इंस्टीट्यूट था हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट। ठीक है, तो IIPM, NILM, और जो तीसरा इंस्टीट्यूट था वो था हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट NIPM। तो हम लोगों ने 3 इंस्टीट्यूट को डेवलप किया। और टिस्को आप लोग जानते होंगे, टाटा का जो कंपनी है टिस्को, तो उनका मेजर रोल था, प्रोएक्टिव मेजर लिए थे इस फील्ड में। ठीक है दोस्तों, किस फील्ड में? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फील्ड में। और दोस्तों आर्टिकल 16(1) जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बताता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, और दोस्तों चाइल्ड लेबर एक्ट भी ध्यान रखेंगे 1986 का। तो फ्रेंड्स इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने बुक से कलेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। इसे बस 2-3 बार आप लोग देख लीजिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। कैसा लगा आपको ये लेसन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यदि आप चाह रहे हैं कि मैं इस तरह शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए और भी टॉपिक के लिए लाऊं, खासकर मॉड्यूल C के लिए, जो कि आप लोग जानते होंगे इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आपका ये जो कमेंट्स लगता है वो मुझे मोटिवेट करता है और भी इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।